हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर एक स्पेशल टाइप का शिफ्ट रजिस्टर है जो हमारा एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट भी है। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। A shift register counter is basically a shift register with the serial output connected back to the serial input to produce special sequences. हमारा जो जॉनसन काउंटर है बेसिकली वो एक शिफ्ट रजिस्टर काउंटर है। एक शिफ्ट रजिस्टर काउंटर एक शिफ्ट रजिस्टर ही होता है जिसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो हम वापस से इनपुट के ऊपर कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास certain kind of special sequences generate हो पाए। बट इन डिवाइसेस को हम काउंटर्स भी कह देते हैं। These devices are often classified as counters as well because they exhibit a specified sequence of states। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स में एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस भी स्टेट्स का जनरेट होता है। जैसे हमारे पास काउंटर्स में होता है कि कितने सीक्वेंसेस जनरेट हो रहे हैं, 2 raised to power of n मॉड्यूलस होता है। उसी तरह से शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स में भी हमारे पास मॉड्यूलस होता है। किसी स्पेसिफिक हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, हमारे पास कितने स्टेट्स हमारे पास काउंट होगी इसमें, इसलिए इन स्पेशल टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स को हम कह देते हैं शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। जिसका सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है दैट इज जॉनसन काउंटर। अब जॉनसन काउंटर क्या होता है? इन जॉनसन काउंटर कॉम्प्लीमेंट of output of last flip-flop is connected back to the D input of the first flip-flop। यानी कि जॉनसन काउंटर में हमारा जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट वापस से हम अपने पहले डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 4 बिट का जॉनसन काउंटर है तो उसमें जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप लास्ट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट यानी कि क्यू बार हम वापस से इनपुट पे लगा देंगे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के यानी कि डी नॉट के साथ। और हमारे पास जॉनसन काउंटर या कोई भी हमारे जो स्पेशल शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स हैं उनको डिजाइन करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप्स ही यूज होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि जॉनसन काउंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर ओनली, और रजिस्टर्स को डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास हमेशा ही डी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें इनपुट और आउटपुट सेम रहते हैं, तो जो मेरे पास इनपुट होगा वो ही मेरे पास आउटपुट आएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाता है मॉड्यूलस का, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से इन शिफ्ट रजिस्टर्स को हम शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स भी बोल देते हैं। हमारे पास जॉनसन काउंटर का जो मॉड्यूलस होता है वो होता है QN, वेयर N इज द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द काउंटर। यानी कि अगर मेरे पास 4 बिट का जॉनसन काउंटर मैंने डिजाइन किया 4 फ्लिप फ्लॉप्स को लगा के, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा 4 into 2 यानी कि उसका मॉड्यूलस 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 5 बिट का जॉनसन काउंटर है तो उसका मॉड्यूलस जो होगा वो 5 into 2 10 हो जाएगा। इस तरह से आप अपने जो मॉड्यूलस है उसको काउंट कर सकते हो कि जॉनसन काउंटर का क्या मॉड्यूलस होगा। अब हम जॉनसन काउंटर को डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 4 बिट जॉनसन काउंटर। तो 4 बिट जॉनसन काउंटर में हमने यहाँ पर 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से अगर आपके पास 5 बिट जॉनसन काउंटर 6 10 कितना भी आता है, आपको उतने ही नंबर के फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे यूज करने होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिंक्रोनस क्लॉक सब फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट कर दी है। ये हमारे पास हो गया डी इनपुट क्यू आउटपुट, तो Q0 Q1 Q2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Q3। ये 4 हमारे पास आउटपुट आ गए। अब हमने जो डेफिनेशन अभी पढ़ी थी जॉनसन काउंटर थी, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप यानी कि Q3 बार, आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप यानी कि Q3 बार, उसको हमने वापस से इनपुट के साथ कनेक्ट करना है हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के। तो ये हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन हो गया जिसमें हमने Q3 बार को डायरेक्टली अपने डी, अगर मैं यहाँ पर डी नॉट की बात करूं, मेरा जो 0th फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 0, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है।
तो डी नॉट इज इक्वल टू Q3 बार। और ये हमारे अब कनेक्शंस होंगे जॉनसन काउंटर के। एक बार जब हमारे कनेक्शंस जो है वो डन हो गए, उसके बाद हम इसकी वर्किंग के ऊपर स्टार्ट करते हैं का। वर्किंग के लिए हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करना है कि जब मेरी क्लॉक पल्स 0 है, ये मेरा है ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल की हेल्प से ही हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोबारा से ये हमारी क्लॉक पल्स 0 है, यानी कि मैंने अभी तक अपना जो क्लॉक पल्सेस हैं वो देनी स्टार्ट नहीं की है। और उस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, हमने रीसेट कंडीशन से स्टार्ट करना है। रीसेट कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि मेरे जो मेमोरी है चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप की, वो क्लियर मेमोरी है। यानी कि जब मैंने कोई भी फ्लिप फ्लॉप को भी यहाँ पर क्लॉक सिग्नल नहीं दिया है, तो Q0, Q1, Q2 और Q3, ये चारों के चारों जो मेरे आउटपुट्स हैं यहाँ पर, वो है 0। तो Q3 अगर मेरा 0 हो गया, मुझे तो यहाँ पर Q3 बार के साथ चेक करना है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है अपना। तो Q3 बार मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो Q3 1 अगर मेरा 1 हो गया यहाँ पे Q3 बार, तो ये जो 1 सिग्नल है ये अब मेरा यहाँ पर डी नॉट के पास 1 जाएगा। आई रिपीट, यहाँ पर Q3 अगर मेरा 0 है तो Q3 बार 1 होगा, और जो Q3 बार है वो वापस से हमारे डी नॉट के साथ कनेक्टेड है। नाउ हियर कम्स अवर फर्स्ट क्लॉक सिग्नल। तो फर्स्ट क्लॉक सिग्नल के लिए मेरा डी नॉट 1 है, यहाँ पर D1 जो है वो डायरेक्टली Q0 के साथ कनेक्टेड है। तो Q0 0 था तो D1 भी 0 हो गया। ये है मेरा फ्लिप फ्लॉप 2 का D2, ये Q1 के साथ कनेक्टेड है, तो Q1 0 था तो D2 भी 0 हो गया। उसी तरह से मेरा यहाँ पर जो D3 है फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 का, ये Q2 के साथ कनेक्टेड है, तो Q2 0 है तो मेरा D3 भी 0 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक साइकिल आई, तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में D0 1 तो Q0 1, D1 0 तो Q1 0, D2 0 तो Q2 0 एंड D3 0 तो Q3 भी दोबारा से मेरा 0 हो गया, क्योंकि जो हमारा D फ्लिप फ्लॉप है दैट इज डिले फ्लिप फ्लॉप, जिसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो बिल्कुल इक्वल रहते हैं। अब हम ये ट्रूथ टेबल में भी देख लेते हैं। जब मेरे पास फर्स्ट क्लॉक साइकिल आई तो क्योंकि D0 मेरा 1 था तो Q0 1 हो गया, और बाकी मेरे पास तीनों के तीनों जो रिमेनिंग मेरे D सिग्नल्स थे वो 0 थे, जिसकी वजह से Q सिग्नल्स भी 0 आ गए। नाउ हियर कम्स माय सेकंड क्लॉक सिग्नल। तो सेकंड क्लॉक सिग्नल के लिए क्या होगा, यहाँ पर अभी भी Q3 मेरा 0 ही रह गया। ये देखो, ये मेरे पास सेकंड वैल्यू है इसकी, ये अभी भी 0 है, यानी कि अभी भी मेरा जो Q3 बार है वो 1 ही रहेगा। तो दोबारा से हम यहाँ पर 1 को फेड करेंगे। अब ये 1 आ चुका था हमारे पास Q0, तो अगर Q0 1 आ चुका है तो D1 भी मेरे पास यहाँ पर 0 ना रह के 1 रह गया, यानी कि जब मेरे पास सेकंड क्लॉक सिग्नल आएगी तो D0 और D1 दोनों ही 1 1 है, यानी कि मेरे पास Q0 और Q1 1 1 आएंगे, और रिमेनिंग दोनों फ्लिप फ्लॉप्स में इनपुट 0 है, जिसकी वजह से आउटपुट भी 0 आएगा। तो ये रहा मेरा सेकंड क्लॉक सिग्नल, जिसमें Q0 और Q1 दोनों ही 1 1 आए। क्यों 1 1 आए, क्योंकि D0 और D1 दोनों ही 1 1 थे, और रिमेनिंग दो इनपुट्स हमारे 0 थे, जिसकी वजह से आउटपुट्स भी 0 आए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोटिस करने के लिए चाहिए कि जब तक कि हमारा Q3 0 है, Q3 बार 1 होगा, और जब तक Q3 बार 1 होगा तो ये जो आपका 1 सिग्नल है वो हम यहाँ पर फेड करते रहेंगे, और जब तक Q3 बार 1 है तो D0, D1, D2, D3 से होता हुआ हमारा जो 1 है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि नॉर्मल हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स में भी होता है। तो अब देखो, ये 0 था, अगले मेरे पास थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या हो गया 1 1 1, क्योंकि ये 1 आगे मूव हो गया, ये 1 आगे मूव हो गया, और ये 1 मेरा Q3 बार से आया। नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक साइकिल, ये वाला 1 आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 आगे शिफ्ट हो गया, और ये 1 मेरा Q3 बार से आया। ठीक है, तो 4 क्लॉक साइकिल्स तक हमारे पास 1 1 1 1 ये ट्रूथ टेबल्स में हमारे पास एंट्रीज आ चुकी हैं। बट अब क्या होगा हमारे पास, अब Q3 जो है वो 1 बन गया, तो जब Q3 जो है मेरा वो 1 बन जाएगा तो Q3 बार क्या बन जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0।
तो जैसे ही मेरा Q3 बार जो है वो 0 होगा, उसके बाद हमने क्या करना है, डी नॉट पे 1 की बजाय अब मेरा यहाँ पर 0 सिग्नल जो है वो इनपुट पे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास Q3 बार की सिग्नल 1 ना होके 0 बन चुकी है। तो अब हम टाइमिंग डायग्राम, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, इसके फर्दर क्या होगा। तो अब 1 की बजाय मैंने इनपुट पे क्या देना शुरू कर दिया है, 0। तो नेक्स्ट मेरे पास 5th क्लॉक साइकिल से 0 जो है मेरा सिग्नल वो इनपुट पे जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि Q3 बार अब 0 था तो D नॉट 0 बन गया, D नॉट 0 तो Q नॉट 0। तो ये जो 1 है वो तो सिर्फ आगे शिफ्ट ही हो रहा है, जैसे हमारे पास रजिस्टर्स में होता है। अब फिर से Q3 1 है तो Q3 बार 0, ये आ गया मेरा अगला 0 इनपुट, ये 0 इधर शिफ्ट हो गया, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया और ये 1 इधर शिफ्ट हो गया। अब फिर से मेरा Q3 1 है तो Q3 बार क्या होगा, 0। तो यानी कि फिर से हमारा 0 इनपुट पे चला गया और ये 0 इधर शिफ्ट हो गया, ये 0 इधर शिफ्ट हो गया और ये 1 इधर शिफ्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर अपना 8 लिखती हूँ तो उसमें क्या होगा, अभी Q3 1 है हमारा, तो Q3 1 होने की वजह से क्या होगा, Q3 बार 0। तो फिर से हमारा जो 8th क्लॉक साइकिल है, या तो आप यहाँ पर इसको 0 0 0 0 लिख सकते हो, या फिर ये देखो कि वापस से हमारे पास इसी कंडीशन पे चला गया 0 0 0 0। तो ये होगा हमारा 8th क्लॉक साइकिल पे 0 0 0 0, 9th क्लॉक साइकिल पे अगेन 1 0 0 0। तो ये हमारा एक पैटर्न है जो जॉनसन काउंटर फॉलो कर रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट है हमारा टाइमिंग डायग्राम। तो जो टाइमिंग डायग्राम होता है वो हम बहुत इजीली अपने ट्रूथ टेबल से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक सिग्नल से। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस पल्स और वेव ऑफ जीरोस एंड वंस। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्लॉक साइकिल। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस हमारे दो क्लॉक पल्सेस को डिफरेंशिएट कर रही है यहाँ पे कि कहाँ पर एंड और स्टार्ट हो रहा है हमारा। उसके बाद ये रहे हमारे 4 आउटपुट सिग्नल्स, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो ये हमारे पास 4 आउटपुट सिग्नल्स आ गए हमारे पास यहाँ पे। अब इनकी जो वैल्यू है वो हम किस तरह से यहाँ पे डिजाइन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो ट्रूथ टेबल है। सबसे पहले जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं 0th क्लॉक साइकिल, यानी कि अभी हमने क्लॉक साइकिल देना स्टार्ट किया ही नहीं है। तो मैंने आपको ट्रूथ टेबल में भी दिखाया था, जब हमारे पास क्लॉक सिग्नल 0 होती है उस टाइम के ऊपर Q0, Q1, Q2, Q3 चारों ही 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा 0th क्लॉक साइकिल। अगर मैं इस डॉटेड लाइन को यहाँ पर और एक्सटेंड कर देती हूँ तो यहाँ पर देखो ये सारी ही Q0, Q1, Q2, Q3 ये सारे ही सिग्नल्स मेरे 0 है। तो लो लेवल जो है वो 0 है और जो हाई लेवल है वो है 1। उसके बाद हम फर्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे Q0 की वैल्यू 1 है और जो मेरे रिमेनिंग तीनों के तीनों आउटपुट सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे 0 है। तो ये रहा मेरा Q0 1 है और बाकी सब सिग्नल्स जो है मेरे वो 0 है। तो लो लेवल मेरा हो गया 0 और यहाँ पर आप देखो ट्रांजिशन है 0 से 1 पे, तो ये मेरा सिग्नल हो गया 1। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड क्लॉक पल्स। तो सेकेंड क्लॉक पल्स में देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q0, Q1 ये दोनों मेरे पास क्या है 1 1 और Q2, Q3 क्या है मेरे पास 0 0। तो ये हो गया मेरा सेकेंड क्लॉक पल्स। सेकेंड क्लॉक पल्स में देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे सेकेंड क्लॉक पल्स के ऊपर 1 1 0 0। इसके बाद आई हमारी थर्ड क्लॉक पल्स 1 1 0। तो थर्ड क्लॉक पल्स यहाँ पर 1, ये तीनों ही मेरे पास देखो हाई लेवल है, तो हाई लेवल यानी कि 1 सिग्नल और 0। उसके बाद आई हमारी फोर्थ क्लॉक पल्स जिसमें चारों ही सिग्नल्स जो है हमारे 1 है। तो फोर्थ क्लॉक पल्स में 1 1 1, अब यहाँ पे भी ट्रांजिशन आ गई 1। उसके बाद फिफ्थ क्लॉक पल्स पे 0 1 1, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन हुई 1 से 0 पे, तो 0 1 1। उसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ क्लॉक पल्स 0 0 1 1। तो ये मेरी सिक्स्थ क्लॉक पल्स 0 और ये भी ट्रांजिशन आ गया 1 से 0 पे और ये हमारे दोनों 1 के 1 ही रहे से। उसके बाद है हमारे पास सेवेंथ 0 0 1। तो 0 0 1 में हमारे पास हो गया ये रहा 0 0 1।
आपने बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्या सीक्वेंस है। तो ये मैंने सीक्वेंस लिया हुआ है Q0, Q1, Q2, Q3, और अगर आप रिवर्स या किसी भी और ऑर्डर में लिखते हो, अकॉर्डिंगली ही आपने अपने ट्रूथ टेबल में से वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करना है। एंड नाउ द लास्ट वन विच इज अवर 8th क्लॉक पल्स। तो 8th क्लॉक पल्स के ऊपर वापस से ही मेरा आ जाता है 0000। तो ये रही मेरी 8th क्लॉक पल्स। 8th क्लॉक पल्स के ऊपर क्या हो गया, वापस से हमारा रीस्टार्ट हो गया जहां से हमने स्टार्ट किया था, विच इज 0000। तो ये है हमारे पास टाइमिंग डायग्राम ऑफ जॉनसन काउंटर। और अगर आपके पास 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, कितने भी बिट का जॉनसन काउंटर आता है, अकॉर्डिंगली आप उतने ही क्लॉक पल्सेस यहाँ पर ऐड कर लोगे और उतना ही आप अकॉर्डिंगली जो टाइमिंग डायग्राम है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।